हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और आपकी परीक्षाओं की तैयारी आज से हम लोग शुरू करते हैं 60 दिन का अपना क्रैश कोर्स। तो इस क्रैश कोर्स में हम उन चैप्टरों को ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे जिनसे हमारे बड़े क्वेश्चंस आते हैं या जिनसे डेरिवेशन आ रहे हैं आजकल। तो ये शुरुआती चैप्टर है हमारा कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। तो इस चैप्टर में क्या है कि यह चैप्टर हमें आवेशों की प्रकृति, उनके बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के बारे में बताता है। तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं 3 नंबर के और 1 नंबर के। मात्रक आता है, विमा आती है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन यहां से उठाए जाते हैं, तो इसको हम शॉर्ट में रिवाइज करते हैं और साथ में इसके हम 10 से 12 न्यूमेरिकल इसी वीडियो में होंगे जो इसके हर टाइप के सवालों को कवर कर रहे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो देखिए, प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ जो है वो आवेशों से मिलकर बना है। इस धरती पर जितने भी पदार्थ हैं वो आवेश और उनका दूसरा गुण होता है द्रव्यमान। तो यहां द्रव्यमान की बात नहीं होगी, वो न्यूटन्स लॉ में होता है। तो प्रत्येक पदार्थ आवेशों से मिलकर बना है। अब पदार्थ जो होते हैं ये 2 प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण व प्रतिकर्षण। इस आधार पर हम ये मानते हैं कि आवेश भी 2 प्रकृति के होते हैं, माने 2 प्रकार के पाए जाते हैं, क्योंकि इनके बीच लगने वाले जो बलों की प्रकृति है वो दोहरी है। यानी या तो आकर्षित भी कर सकता है और प्रतिकर्षित भी कर सकता है। तो अगर बलों की प्रकृति द्वैतीय है तो जाहिर सी बात है आवेशों की भी प्रकृति द्वैतीय होगी। इस तरीके से आवेश को भी 2 प्रकृति का माना गया है। एक को माना गया है धनावेश और दूसरे को माना गया है ऋणावेश। तो वस्तु यानी जो हमारा पदार्थ है वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो धनावेशित हो सकता है या ऋणावेशित हो सकता है। इन आवेशों का, चाहे वो धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, इन आवेशों का जो प्रकृति होती है वो विपरीत होती है, लेकिन आवेश का जो परिमाण होता है वो समान होता है। अर्थात किसी भी पदार्थ की संरचना का जो निर्माण होता है वो 2 आवेशों की, जिनकी की प्रकृति विपरीत हो किंतु आवेश का परिमाण समान हो, उनसे मिलकर के बना होता है। अब इलेक्ट्रॉन सिद्धांत हमें यह बताता है कि अगर किसी पदार्थ से ऋणावेश निकल जाए तो वस्तु धनावेशित हो जाती है। यानी कि जो पदार्थ है, पदार्थ परमाणु से निर्मित है और परमाणु संतुलित आवेशों का समूह है। संतुलित आवेश अर्थात ऋणावेश, जैसे कि हम पहचान के लिए इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, बराबर होते हैं धनावेश के, जैसे हम प्रोटॉन बोलते हैं। तो धनावेश जो होता है ये परमाणु की संरचना के निर्माण में बद्ध होता है, अर्थात ये गतिशील नहीं हो सकता। और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये गतिशील आवेश होता है। धनावेश बद्ध आवेश माना गया है और ऋणावेश को गतिशील आवेश माना गया है। तो अगर किसी वस्तु को हम आवेशित करते हैं, अर्थात किसी पदार्थ को लेकर के उसे हम रगड़ने की कोशिश करें, पीटें, गर्म करें, ऐसी कोई क्रिया करें कि एक पदार्थ से आवेश दूसरे पदार्थ में चला जाए, तो अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का गमन होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो वस्तु हमारी धनावेशित हो जाएगी। कारण होगा कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी धनावेश और ऋणावेश संतुलित नहीं रह जाएंगे। और अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की एंट्री हो जाए तो वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी, क्योंकि उसमें ऋणावेशों की संख्या बढ़ जाएगी। जब कोई पदार्थ सामान्य अवस्था में होता है तो उस पदार्थ में जितने भी परमाणु लगे होते हैं उन सभी परमाणुओं के भीतर उपस्थित धनावेश और ऋणावेशों की संख्या समान होती है, इसलिए वो विद्युत उदासीन होते हैं। लेकिन जैसे ही इन्हें रब करते हैं, रगड़ते हैं, पीटते हैं या फिर गर्म करते हैं, तो इसमें एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो जाता है, या तो चले जाते हैं या चले आते हैं। अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वस्तु ऋणावेशित
और जाते हैं तो वस्तु धनावेशित हो जाती है। और जब भी कोई वस्तु आवेशित होती है वह कुछ विशेष गुणों का प्रदर्शन करने लगती है। अगर कोई भी वस्तु आवेशित होती है तो एक विशेष प्रकार के गुणों का प्रदर्शन करती है, अपने ही जैसे किसी वस्तु से दूर भागती है या उस पर दूर जाने के लिए बल लगाती है, और अगर अपने से विपरीत प्रकृति की से आवेशित किसी वस्तु को के निकट लाई जाती है तो उसे अपनी ओर आकर्षित करती है या खुद उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। उनके इस विशेष गुणों से हम ये जान पाते हैं कि वस्तु आवेशित हो गई है। और आवेश संरक्षित होता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, ना आवेश का विनाश किया जा सकता है। इसकी पुष्टि के लिए जब हम अंबर को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, अंबर को जब हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो अंबर जितना ऋणावेशित होता है, बिल्ली की खाल उतनी ही धनावेशित हो जाती है। तो और दोनों को अगर परस्पर मिला दिया जाए तो मिलाने के पश्चात वो दोनों एक दूसरे से मिलकर पूरी तरह से विद्युत उदासीन हो जाते हैं। अर्थात एक वस्तु से जितना आवेश दूसरी वस्तु में जाता है वो पुनः दूसरी वस्तु से उतना पहली वस्तु में आ जाता है। अर्थात आवेश संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण का नियम कहता है, आपसे 1 नंबर का सवाल बड़ी आसानी से पूछा जा सकता है कि आवेश संरक्षण किसे कहते हैं। तो आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही आवेश का विनाश किया जा सकता है। आवेश संरक्षित है, ठीक है। और आवेश संतुलित मात्रा में दो विपरीत प्रकृति के आवेश जो समान परिमाण में होते हैं मिलकर किसी भी परमाणु की संरचना का निर्माण करते हैं, और इन परमाणु से पदार्थ का निर्माण होता है। यानी जो भी वस्तुएं हम इस्तेमाल करते हैं वो परमाणु से बनते हैं। अगर किसी वस्तु से आवेश चला जाए या किसी वस्तु में आवेश आ जाए तो वस्तु आवेशित कहलाती है। उम्मीद है इतना समझ गए होंगे। ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक था। अब आइए देखते हैं आवेश का क्वांटीकरण। अर्थात एक बार अगर हम किसी वस्तु से आवेश को निकालें या किसी वस्तु में आवेश डालें तो क्या वह पानी भरते हुए गिलास की तरह भरता चला जाता है, या फिर किसी कांच की गोली की तरह अगर आप गिलास में पानी डाल रहे हैं तो पानी की धार नहीं टूटती, कंटिन्यू गिरता है। लेकिन अगर आप कांच की गोलियां डाल रहे हैं तो वो एक एक करके आएंगी, एक बार में 10 भले आए लेकिन संख्या में अलग अलग होंगी। तो ऐसे ही प्रकृति में यह पाया गया कि जब भी किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है या किसी भी वस्तु को उदासीन किया जाता है या किसी वस्तु से आवेश को बाहर निकाला जाता है, किसी भी परिस्थिति में वस्तु को आवेश दिया जाए या आवेश लिया जाए, दोनों परिस्थितियों में आवेश की एक निश्चित मात्रा ही एक बार में ट्रांसफर होती है। और इस मात्रा का जो मान है वो है 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। क्वांटीकरण अर्थात एक बार में यदि किसी वस्तु से आपको आवेश निकालना हो तो आवेश सतत नहीं निकलता, टुकड़े टुकड़े में निकलता है, और एक बार में निकाले गए आवेश का जो परिमाण होता है उसे 1.6 × 10⁻19 कूलम कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों में या धन आवेश कहलाता है, परिमाण इतना ही इलेक्ट्रॉनों में या ऋण आवेश कहलाता है, परिमाण इतना ही होता है। और प्रोटॉनों में यह मात्रा धनावेश के रूप में कही जाती है, परिमाण इतना ही होता है। अब बारी आती है आवेश को नापने की कि आवेश को किसमें नापा जाए। तो आवेश को नापने के लिए जो हमने पैमाना यूज किया है उसे कूलाम कहते हैं। अब कूलाम क्या है, इसे तो कूलाम चाचा ही बता गए थे। तो आवेशों का जो आवेश का मात्रक होता है यानी आवेश की इकाई जिसमें आवेश को नापा जाता है, आवेश का मात्रक कूलाम कहलाता है। अब 1 कूलाम कितना होगा? तो अगर यसाई मात्रक देखे जाएं तो यसाई मात्रक में 7 मूल मात्रकों के साथ विद्युत धारा को भी उन 7 मूल मात्रकों में शामिल किया गया है। इसका मतलब है कूलाम जो है वो व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है। विद्युत से संबंधित जो मात्रक है 7 मूल मात्रकों में वह विद्युत धारा का मात्रक है जिसे एम्पियर कहते हैं। और 1 एम्पियर कितना होता है? यदि किसी सीधे लंबे धारावाही चालक में हम धारा प्रवाहित करें
यदि किसी सीधे लंबे अनंत धारावाही चालक में यदि हम धारा प्रवाहित करें और वो दो चालक हों और परस्पर एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों, ये चालक परस्पर एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों, अर्थात ये हम कह सकते हैं कि दो परस्पर समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालक जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, यदि इनमें धारा प्रवाहित करने पर इनकी प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन होता है, तो हम कहेंगे इस चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। अर्थात दो सीधे लंबे धारावाही चालक जो समांतर रखे हैं और उनके बीच की दूरी 1 मीटर रखी गई है, इस अवस्था में हम इन चालकों में अगर धारा प्रवाहित करें तो वह धारा के कारण इन चालकों पर लगने वाले बल का मान 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो इनमें प्रवाहित की गई धारा को 1 एम्पीयर कहते हैं। अब 1 एम्पीयर का कूलाम से क्या संबंध? तो कूलाम से संबंध है, एक कूलाम किसे कहते हैं? यदि 1 एम्पीयर धारा किसी परिपथ में प्रवाहित की जाए, यदि 1 एम्पीयर धारा किसी परिपथ में प्रवाहित की जाए और प्रवाहित करने का समय 1 सेकंड हो, तो हम कहेंगे 1 सेकंड में बहने वाले आवेशों की जो मात्रा है वो 1 कूलाम है। अर्थात 1 कूलाम वह आवेश है जो यदि किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित हो, 1 कूलाम आवेश की वह मात्रा है जो 1 सेकंड में किसी चालक में प्रवाहित हो, तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान 1 एम्पीयर होगा। अर्थात 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड तक अगर प्रवाहित की जाए तो चालक में बहने वाली आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। इस तरीके से हम कूलाम की परिभाषा को देते हैं। तो कूलाम के आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो नियम है, उन्होंने कूलाम ने नियम दिया था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल इन दोनों बलों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस रूल को फॉलो करते हुए अगर हम कहें कि हमारे दो आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, यानी पदार्थ की बनी हुई दो वस्तुएं हैं, एक पर Q1 आवेश है और एक पर Q2 आवेश है, वो समान प्रकृति का भी हो सकता है, विपरीत प्रकृति का भी हो सकता है। समान प्रकृति का होगा तो यहाँ पर जितना बल पर्याप्त प्राप्त हो रहा है हमें, उतने बल का प्रतिकर्षण बल लगेगा, और विपरीत प्रकृति का होगा तो उतने ही बल का आकर्षण बल लगेगा। अब अगर इसे मिला के लिख देते हैं तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r² होता है, और या फिर एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, यह बराबर के Q1 Q2 अपॉन r² होता है। ये कूलम्ब्स लॉ है, और यहां पर Q1 Q2 और r की मात्रा होने पर दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट है k, इसको कहा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस वैल्यू को k कहते हैं, और इस वैल्यू की सामूहिक वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसे k कहते हैं। और यहां पर एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है। जहां एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब कूलाम के हिसाब से कूलाम की जो परिभाषा बनती है वो ये होती है कि यदि दो वस्तुएं एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी जाएं, यदि दो वस्तुएं एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी जाएं और वो परस्पर एक दूसरे पर 9 × 10⁹ न्यूटन का बल आरोपित करें। अब ये बल चाहे आकर्षण का हो चाहे प्रतिकर्षण का, तो दोनों वस्तुओं पर उपस्थित आवेश की मात्रा 1 कूलाम कही जाएगी। यदि दो वस्तुएं परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखी जाएं और वे दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर 9 × 10⁹ न्यूटन का आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आरोपित करें, तो दोनों वस्तुओं पर उपस्थित आवेश की मात्रा जो होगी वो कहलाएगी 1 कूलाम, वो कहलाएगी 1 कूलाम।
अब इन मात्रकों की विमाएं हम ज्ञात कर लेते हैं, कूलाम की, एप्सिलॉन 0 की, इनकी सबकी हमें विमा आवश्यक होती है क्योंकि इनकी विमाएं 1 नंबर में पूछी जाती हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक को हम कैसे लिखते हैं? K इक्वल होता है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0। तो यदि दो वस्तुओं को हम निर्वात में रखें और उनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल तथा उन्हीं दो वस्तुओं को हम किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखें तो उनके बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का जो अनुपात आता है, अर्थात के परावैद्युतांक के माध्यम में बल बटे निर्वात में बल। यदि दो वस्तुएं हम के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखें और उन्हीं दोनों वस्तुओं को निर्वात में रखें तो दोनों के बीच लगने वाला जो बलों का अनुपात होता है उसे उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं और यह एक संख्या होती है, अब इसके बाद आता है वैद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें उसकी समान प्रकृति का कोई आवेश प्रवेश करने पर प्रतिकर्षण बल महसूस करता है, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई समान प्रकृति का आवेश प्रवेश करने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, उसे उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन हम एक टूल की सहायता से करते हैं और हम ये दिखाते हैं कि धन आवेशों से समस्त संभव दिशाओं में अनेकानेक बल रेखाएं निकल रही होती हैं। ये बल रेखाएं अविरत होती हैं, माने कहीं पर टूटती नहीं हैं। वैद्युत बल रेखाओं के लिए अगर एक धनावेश के समीप हम एक दूसरा धनावेश रखें तो यह धनावेश जिस पथ पर चलता हुआ इससे दूर जाएगा वह पथ इसके एक वैद्युत बल रेखा को प्रदर्शित कर रहा होगा। अर्थात किसी धनावेश के निकट यदि किसी दूसरे धनावेश को रखें तो उस प्रतिकर्षण के कारण वह धनावेश दूर जाएगा, उसके दूर जाने पर जो उसके चलने से पथ प्रदर्शित होगा, उसका बिंदु पथ होगा, वह इस धनावेश की उस दिशा में बल रेखा का प्रदर्शन कर रहा होगा। धनावेश को हम एक अगर गोली आकृति माने, गोले जैसे माने तो सभी संभव दिशाओं में इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलती रहती हैं और ऋणावेश में माना जाता है कि ये वैद्युत बल रेखाएं समाती हुई प्रतीत होती हैं। सभी संभव दिशाओं से इसमें बल रेखाएं समाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर उसी के समान प्रकृति वाला आवेश प्रतिकर्षण का अनुभव करने लगता है या फिर उस क्षेत्र में प्रवेश करने वाला विपरीत प्रकृति का आवेश जो है वो आकर्षण का अनुभव करने लगता है तो वह क्षेत्र आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र को गणितीय रूप से हम ई से लिखते हैं। वैद्युत क्षेत्र को हम ई से डिफाइन करते हैं। अब ई का परिमाण हम बताने के लिए बताते हैं कि किसी भी आवेश पर को दूसरा आवेश बल आरोपित करता है, किसी भी आवेश पर दूसरा आवेश बल आरोपित करता है तो किसी भी आवेश के कारण किसी दूसरे आवेश पर लगने वाला जो बल होता है प्रतिकर्षण या कितना लग रहा है इस बल को ज्ञात करें और जिस आवेश पर लग रहा है उस आवेश की मात्रा ज्ञात करें तो बल और आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु पर कुल जितना आवेश लगा रही है वो F कहलाता है बल। ठीक है, अब मान लो ये 100 न्यूटन का बल लगाती है और यहां पर आवेश 10 कूलम है तो भैया
एक कूलम पर कितना बल लग रहा है, इसे कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। यहां पर आप 100/10 कर देंगे तो 10 न्यूटन प्रति कूलम का बल लग रहा है, यानी इकाई आवेश पर, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इकाई आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और इसे ई से लिखते हैं। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा +2 माइनस होती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। तो इकाई आवेश पर लगने वाले बल को, इकाई आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत आवेश वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है सदैव धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं बिंदु आवेश के कारण कितना बल लगता है। इसका जनरलाइज फॉर्म देखते हैं। ये तो जनरलाइज फॉर्म नहीं है क्योंकि आवेश की मात्रा माप पाना इतना आसान नहीं होता है। तो यहां पर देखो, यदि कोई आवेश यहां पर हमारे पास Q रखा है और इससे दूर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है, तो बिंदु आवेश के कारण, इसमें थोड़ा सा टॉपिक जोड़ देते हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो यहां पर अब ये हमारा बिंदु आवेश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र है सभी दिशाओं में, और ये r डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो कितना वैद्युत क्षेत्र लग रहा है। तो हम याद करेंगे, यह होता है 1/4πε0। आगे से हम इसको k लिखेंगे, Q0 दोनों आवेशों के परिमाणों का गुणनफल बटे r²। तब E बराबर क्या होता है, F/Q0, और F की वैल्यू रखते हैं 1/4πε0 Q0/r² Q0। तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाता है, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। अर्थात वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो सामने वाले आवेश पर निर्भर नहीं करता कि वो कितना इस पे क्या आरोपित कर रहा है, वह सिर्फ अपने क्षेत्र का प्रदर्शन करता है। तो यहां पर Q क्या है, Q एक आवेश है जिसके कारण क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, और उस क्षेत्र का मान है E/4πε0 Q/r², जो क्षेत्र दूरी के वर्ग के हिसाब से कम होता है दूर जाने पर, बढ़ता है पास आने पर। ठीक है, अब इसमें अगला टॉपिक होता है वैद्युत द्विध्रुव, अर्थात दो समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेश अगर पास पास रखे जाएं तो उन्हें वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वो दो किनारों की भांति, दो पोल की भांति व्यवहार करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव दो विपरीत प्रकृति के और समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से बेहद अल्प दूरी पर रखे जाएं तो इस युक्ति को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव सामान्यतः बना पाना संभव नहीं है, ये ध्रुवीय अणुओं के रूप में पाए जाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव ध्रुवीय अणुओं के रूप में पाए जाते हैं। रसायन विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, ध्रुवीय अणु जैसे हमारा जल होता है। और वैद्युत द्विध्रुव का जो परिमाण होता है P, एक आवेश, कोई भी एक आवेश ले लीजिए, परिमाण तो दोनों का समान है, गुणे बीच की दूरी। तो इस तरीके से P बराबर हो जाता है Q × 2L, अर्थात P बराबर 2QL होता है, और इसका मात्रक जो होता है वो होता है कूलम मीटर। अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, अगर एक अकेला आवेश होता है, तो उसका अपना क्षेत्र होता है और वो अपनी तरीके से बल लगाता है। लेकिन अगर दो प्रकार के विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो इनके द्वारा आरोपित किया गया क्षेत्र भी अलग ही होगा, क्योंकि अगर यहां पर हम कोई धनावेश रखते हैं इसके आसपास, तो इस धनावेश पर इस धनावेश के कारण प्रतिकर्षण लग रहा होगा, लेकिन इस ऋणावेश के कारण आकर्षण भी लग रहा होगा। अर्थात अब वैद्युत द्विध्रुव की उपस्थिति के कारण वह क्षेत्र धनावेश पर नहीं लग रहा होगा, जैसे कूलम ने बताया कि यह बराबर 1/4 बराबर 1/4πε0 Q/r²। अब ये वाला क्षेत्र तो इस पे लगने से रहा।
अगर किसी व्यक्ति को एक आदमी धकेल रहा हो और दूसरा खींच रहा हो, तो अगर वो अकेले धकेलता तो जितना बल उस पर आरोपित करता, अब खींचने वाले की वजह से उस बल का मान कुछ ना कुछ तो कम हो जाएगा, अर्थात वो पुरानी स्थिति को बहाल नहीं कर पाएगा। तो अगर वैद्युत द्विध्रुव है तब कितना क्षेत्र होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र हम दो स्थितियों में ज्ञात करते हैं। एक स्थिति जब हम वैद्युत आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अक्ष पर ही कोई बिंदु लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, इसकी दो कंडीशन होती है हमारे पास। अक्षीय स्थिति, कभी ये बड़े प्रश्नों में इनकी बहुत पूछ होती थी, लेकिन आज बेचारे ये सिर्फ न्यूमेरिकल तक सिमट कर रह गए हैं, अक्षीय स्थिति। लेकिन फिर भी आप इन्हें रिपीट जरूर करेंगे। अक्षीय स्थिति में क्या होता है, एक वैद्युत द्विध्रुव होता है हमारे पास, और इस वैद्युत द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु P लिया जाता है, और इस बिंदु P पर यहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। बिंदु P पर E का मान कितना होगा, यहां पर हम E को डिफाइन करते हैं। तो E को डिफाइन करने के लिए मान लो ये आवेश है प्लस Q, ये आवेश है माइनस Q, और इनके बीच की दूरी 2L है। तो यहां पर जब हम इसे ज्ञात करते हैं अक्षीय स्थिति में, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हमें प्राप्त होती है 1/4πε0 2P अपान R3, जहां P इक्वल होता है 2QL, यानी एक आवेश का परिमाण गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो ये मिलता है हमें अक्षीय स्थिति में। और अगर ये आवेश दूसरी स्थिति में आ जाते हैं, अर्थात एक धनावेश यहां पर है और इसे ऋणावेश ले लेते हैं, एक ऋणावेश यहां पर है और एक धनावेश यहां पर है, इनके बीच की दूरी अल्प 2L है, और ये आपका माइनस Q है, ये प्लस Q है। तो इसके ठीक बीचों बीच एक बिंदु लिया जाता है, और इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालते हैं। तो इसके लिए इस तरीके से हम फिगर ड्रॉ करते हैं, और फिगर ड्रॉ करके वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं, जिसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है सदैव। तो यहां पर इसे कहते हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति अर्थात वैद्युत आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर खींची गई लंब रेखा पर स्थित कोई बिंदु, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत पर स्थित कोई बिंदु P लिया जाए, तो उस बिंदु P पर ज्ञात की गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इस स्थिति में होता है E बराबर 1/4πε0 P अपान R3। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव के कारण आपका होगा आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अक्ष पर ही कोई बिंदु P अगर लिया जाता है, तो उस पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को कहा जाएगा द्विध्रुव के कारण उत्पन्न अक्षीय स्थिति में, द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। और अगर दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर लंब रेखा खींची जाए, उस लंब रेखा पर कोई बिंदु P लिया जाए और उस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाए, तो उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कहेंगे दोनों वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इस पे न्यूमेरिकल हमारे यहां जरूर आते हैं, जरूर पूछे जाते हैं। अब इसमें लास्ट टॉपिक बचता है बलयुग्म का आघूर्ण। बलयुग्म का आघूर्ण होता है द्विध्रुव के कारण। अगर किसी द्विध्रुव को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, अगर किसी द्विध्रुव को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, तो यह द्विध्रुव एक बल का अनुभव करेगा, और यह बल इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमा करके सीधी स्थिति में लाने का प्रयत्न करेगा। अगर हमारा वैद्युत क्षेत्र y वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E है, जो पॉजिटिव टू नेगेटिव गतिशील है,
अगर यहां पर इस वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया जिसका ये सिरा धनात्मक और ये ऋणात्मक है, तो यहां पर ये धनावेशों के अनुदिश घूमने की कोशिश करेगा, अर्थात ये इधर को आना चाहेगा और ये इधर को जाना चाहेगा, और इस पर एक बल लगेगा और ये घूमकर ऐसे हो जाने की प्रवृत्ति रखेगा। तो दोनों तरफ समान किंतु विपरीत दिशा में बल इस पे आरोपित होते हैं, और यह अपनी अक्ष के अनुदिश घूर्णन अक्ष के अनुदिश घूम जाता है, तो बलयुग्म का आघूर्ण होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा। और यहां पर साइन थीटा इस अक्ष की जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं, इन रेखाओं से बनने वाला कोण थीटा होता है। इसे चाहे जहां पर लिया जाए तो ये बनने वाला कोण थीटा है कि अब जो वैद्युत क्षेत्र है उससे यह वैद्युत द्विध्रुव कितने कोण पर रखा है। तो टाउ बराबर पीई साइन थीटा, ये एक सदिश राशि होती है, तो वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई लिख सकते हैं। टाउ का मात्रक होता है, टाउ का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर। तो बलयुग्म का आघूर्ण टाउ, टाउ होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण गुणे वैद्युत क्षेत्र इनटू साइन थीटा, जिसे वेक्टर रूप में लिख सकते हैं वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर पी इनटू वेक्टर ई, और टाउ का मात्रक होता है न्यूटन इनटू मीटर। तो चैप्टर में जो थ्योरी है उसे आप बुक्स से दोहरा लें, हमने इसका रिवीजन दे दिया है आपको। अब इसके सहारे आप अपने बुक्स के टॉपिक्स को दोहराएं, नोट्स को रिवाइज कर लें, और नोट्स को रिवाइज करने के साथ आपका तैयार हो जाएगा। अब आइए हम हर टाइप के न्यूमेरिकल्स को ले लें जिससे आपके सारे न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएं। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल्स को। तो इस पर आधारित हमारा पहला न्यूमेरिकल है कि एक चालक पर 1 कूलाम का ऋणावेश है, एक चालक पर 1 कूलाम का ऋणावेश है। एक कूलाम का ऋणावेश है। इस चालक पर सामान्य अवस्था से कितने अधिक इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। अगर ये कहता धनावेश है तो पूछता कि कितने इलेक्ट्रॉन कम है, ऋणावेश है तो माने इलेक्ट्रॉन आए हैं, धनावेश है तो मतलब इलेक्ट्रॉन गए हैं। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जिसे प्रतीक रूप में हम ई लिखते हैं 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलाम होता है। अब यहां पर हम देखें कि माना n इलेक्ट्रॉन कम है, अधिक है, तब कुल आवेश Q बराबर होगा n इलेक्ट्रॉन और गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। यहां पे माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस लिखने से इलेक्ट्रॉन का प्रतीक हो जाता है, या n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर Q अपान E। अब Q का मान रखेंगे 1 कूलाम बटे 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 इलेक्ट्रॉन। अब संख्या निकालनी, दशमलव हटाएंगे 10 हो जाएगा, और ऊपर लाएंगे तो 10 की घात 19 होगा, इसमें से एक घात कम कर देंगे, ये बन गया 10 की घात 19 बटे 16। अब अगर इसे हम लिखते हैं 100 गुणे 10 की घात 18 बटे 16, तो वैल्यू आती है 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। अर्थात वह वस्तु जो 1 कूलाम आवेश से ऋणावेशित है उस पर 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक है, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे कि किसी वस्तु पर इतनी आवेश की अधिकता है, ऋणावेश की अधिकता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, या धनावेश की अधिकता है, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। इस तरीके की कोई भी सवाल अगर आपसे पूछी जाती तो आप Q बराबर यानी का प्रयोग करेंगे और यहां पर n ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में हमसे कहता है कि एक परावैद्युत का परावैद्युतांक 81 है, एक परावैद्युत का परावैद्युतांक 81 है, मतलब K बराबर 81 दे रहा है, और इसका कह रहा है कि इसका निरपेक्ष वैद्युतशीलता बताइए, निरपेक्ष वैद्युतशीलता। अर्थात एप्सिलॉन बताना है कितना होगा। तो हमें पता है कि K बराबर होता है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0, या एप्सिलॉन इक्वल K एप्सिलॉन 0।
अब के एप्सिलॉन 0 के लिए हम लिखेंगे 81 इंटू एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 गुणे 10 की घात ऋण 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब इसको गुणा कर लें 885 8 पंचे 40 4 8 अठाई 64 4 68 6 8 अठाई 64 6 70 5 8 16 1 7। तो यहां पे 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, ये हो जाएगा 716.85 गुणे 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, या 7.1685 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। -12 क्यों होगा, -10 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन की वैल्यू हमने यहां पे निकाल ली। तो आइए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 92 यूरेनियम 238, तीसरे क्वेश्चन में 92 यूरेनियम 238 से अल्फा कण निकलता है। बानवे यूरेनियम 238 में से एक अल्फा कण निकल जाता है और विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणे 10 की घात -15 मीटर की दूरी पर 9 गुणे 10 की घात -15 मीटर की दूरी पर पहुंच जाता है। मतलब यूरेनियम है 92 यूरेनियम 238, इससे एक अल्फा कण निकल के यहां पहुंच जाता है। तो अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होते हैं। अब यहां पे 92 है, Z बराबर 92 है, तो अल्फा कण निकलने के बाद बचा कितना, Z तो 92 था। अब परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, P+ की संख्या बराबर 92 और यहां 90, 2 तो निकल गए ना। और यहां अल्फा कण में प्रोटॉन कितने रह गए, 2। तो इस तरीके से अब इस नाभिक पर कितना आवेश है, अगर Q1 ले तो Q1 हो गया 90E, यानी 90 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19, और Q2 कितना हो गया 2E। अब ये कह रहा है कि इनके बीच लगने वाला बल ज्ञात करो, ये कितना एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगा रहे होंगे, ये इस पे कितना लगा रहा है या ये इस पे कितना लगा रहा है। तो हम कूलम्स लॉ को अप्लाई करते हैं, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। यहां पर हो जाएगा यह बराबर, अब ये सभी निर्वात में माने जाते हैं और इनका परावैद्युतांक k बराबर 1 होता है, नहीं तो यहां पे 1/4πε0 k हो जाता है। अब ये हो गया 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 90E, तो 90 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 इंटू 2E, यानी 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 बटे r², अर्थात r कितना है 9 गुणे 10 की घात -15 का होल स्क्वायर। F इक्वल हो जाएगा, अब देखो जितनी ही घात है सबको जोड़ लो, 19 19 38 हो गया, 38 में से 9 गया 10 की घात 29 -29 बचा। ठीक है, और यहां पे बचा 9 गुणे 90 गुणे 1.6 का गुणा कर लो 2.56 हो गया, और गुणे 2 गुणे 10 की घात -29, और यहां हो गया 9 गुणे 9 गुणे 10 की घात -30, 15 के दोहरा करोगे तो 30 हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 9 से ये कैंसिल हो गया, 10 हुआ। अब F यहां पर हमें मिलता है F बराबर, देखो अब यहां पर क्या बचा है, 10 बचा है, और 10 से ये 28 हो जाएगा, तो 2.56 गुणे 2 गुणे 10 की घात 28 और बटे 10 की घात 30, ये -28 है और ये 30 माइनस है।
जब 30 ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 256 यानी कि ये 5.12 हो गया, गुणे 10 की घात 2 बचेगा। अब इसमें गुणा कर दें तो ये हो गया 512 न्यूटन। अर्थात दोनों के बीच अल्फा कण और यूरेनियम परमाणु के बीच, अब यूरेनियम परमाणु तो रहा नहीं, 2 अल्फा कण निकलने के बाद या 1 अल्फा कण निकलने के बाद यानी 2 प्रोटॉन निकलने के बाद इसकी संरचना बदल गई, लेकिन इस परमाणु और अल्फा कण के बीच लगने वाला बल जो है वो कितना है, 512 न्यूटन। तो ऐसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है कि 2 विद्युत रोधी गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन बल से एक दूसरे को आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे। 2 विद्युत रोधी गोले एक दूसरे से रगड़े जाते हैं, तो मान लेते हैं पहले वाले से Q1 बराबर Q आवेश ट्रांसफर हो जाता है दूसरे में, और तो Q2 पर जितना ट्रांसफर हुआ है वो भी उतना ही आएगा। अब बशर्ते एक पर इतना पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरे पर इतना ही नेगेटिव हो जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे पर 0.1 न्यूटन का बल लगाते हैं और उठा करके एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिए जाते हैं। R बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 मीटर। तो इनके इस आवेश के मान ज्ञात करना है कि कितना आवेश लग रहा है। तो हम जानते हैं यह बराबर 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपन R²। F की वैल्यू है 0.1, यहां पे 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q इंटू Q2 Q अपन R² 0.01 का होल स्क्वायर। अब यहां पे क्या हो गया, ये 2 घात है माइनस में और यहां पे 1 घात है, तो ये हो जाएगा 1 × 10 की घात -3 बराबर 9 × 10 की घात 9 इंटू Q²। अब Q² इक्वल हो गया, यहां पे देखो इसके ये बटे में आएगा 1 × 10 की घात -3 और बटे 9 × 10 की घात 9 Q²। तो Q1 इक्वल हो जाएगा √1/9 इंटू 10⁻⁻12। अब अगर इसका वर्गमूल लेते हैं तो Q बराबर निकल कर आया 10 की घात -6 बटे 3 कूलम। अब कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो Q बराबर N का प्रयोग करेंगे, N इक्वल Q या N इक्वल Q/E। अब यहां पर N इक्वल Q हो गया 10⁻⁻6/3 इंटू ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है। अब अगर इसे हम N इक्वल, ये ऊपर जाएगा 10 की घात 19 में से 6 घटेगा तो बच जाएगा 10 की घात 13 और यहां पर 1 × 3 × 1.6। अब इसका दशमलव हटाते हैं तो ये ऊपर बन जाता है N इक्वल 10 और इसकी एक घात कम कर लेते हैं तो 100 × 10 की घात 12 बटे 3 × 16। अब 16 से डिवाइड करते हैं तो 6.25 × 10 की घात -12 इलेक्ट्रॉन और यहां पे बटे 3। अब 3 से 3 दूनी 6 और 3 0 और 3 8 24 × 10 की घात -12 इलेक्ट्रॉन। तो अगर दोनों आवेश परस्पर समान थे, एक दूसरे से रगड़ करके 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए थे और उनके बीच 0.1 न्यूटन का बल लग रहा था, तो इसका मतलब है कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर 2.08 × 10 की घात -12 इलेक्ट्रॉन चले गए थे। तो आगे बेटा देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि 2 बिंदु आवेश जो कि 9 इलेक्ट्रॉनों के आवेश व 1 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर हैं, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, उनके बीच एक आवेश Q को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो 5वें क्वेश्चन में कहता है कि Q1 एक आवेश 9e है और Q2 एक दूसरा आवेश e है हमारा। इन दोनों आवेशों से मतलब 9 × 1.6 × 10 की घात 19 कूलम है और दूसरा वाला आवेश जो है वो 1.6 × 10 की घात 19 कूलम है। इनके बीच में ये कहता है कि 2 आवेश ये रखे हुए हैं और एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, एक दूसरे से ये 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, माने R बराबर 16 सेंटीमीटर, तो बराबर 0.16 मीटर।
अब ये कहता है कि इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट बताइए जहां पर क्षेत्र पर बल ही ना लग रहा हो। माने जैसे देखो, अगर आप एक धनावेश लाते हो और ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो यहां पर ये इसको इधर ढकेलेगा, ये इसको इधर ढकेलेगा, तो जहां दोनों की ताकत बराबर हो रही हो वो बिंदु बताइए। तो समझिए ये 9 गुना है और ये छोटा है, तो जाहिर सी बात है इसके धकेल का प्रभाव काफी दूर तक होगा और इसके धकेल का प्रभाव इसके काफी नजदीक ही खत्म हो जाएगा। इसका प्रभाव ज्यादा होगा, इसका कम होगा। तो अगर इधर हम एक दूरी मान लेते हैं, इस बिंदु को हम ए मान लें, इसे बी मान लें, इसे सी मान लें। ये अच्छी सवाल है, बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है। तो अगर यहां पर दो चार्ज हमारे पास, एक 9e है और एक e है, और एक दूसरे से ये 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, 16 सेंटीमीटर। अब अगर एक और की दूरी हम x मान लेते हैं तो दूसरी ओर की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 16 माइनस x। और इस तरीके से यहां पर बीच में हम एक बिंदु P ले लेते हैं, ये डिस्टेंस है, यहां पर बिंदु P ले लेते हैं और मानते हैं कि माना P पर आवेशों के कारण क्षेत्र शून्य है, अर्थात E1 बराबर E2। यहां पर इस डायरेक्शन में जितना E1 है, इधर उस डायरेक्शन में इतना E2 है। तो बिंदु P पर E1 बराबर E2, तो यहां पर लगाएंगे 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे E की वैल्यू क्या होती है, E का फॉर्मूला होता है 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू Q अपान R स्क्वायर। तो यहां पर Q कितना है, ये Q1 अपान R1 स्क्वायर हो जाएगा बराबर 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q2 अपान R2 स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू कैंसिल हो गई, Q1 को रखेंगे 9e अपान x स्क्वायर इक्वल, यहां पे रखेंगे E अपान 0.16 माइनस x का होल स्क्वायर, और यहां इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काट देंगे, इसमें इसको खोलेंगे नहीं, इसका वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेने पर जब इसका वर्गमूल लेंगे तो यह हो जाएगा 3/x बराबर 1/0.16 माइनस x, ये हो गया 0.48 माइनस 3x इक्वल x। इसको पक्षांतर करें तो ये हो गया 4x इक्वल 0.48, देन x इक्वल 0.48 बाई 4, ये हो जाएगा 0.12 मीटर। या इसे लिख सकते हैं 9e आवेश से, इसे सेंटीमीटर में बदलें तो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात इस आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर या इस आवेश से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऐसा बिंदु प्राप्त होगा जहां दोनों आवेशों के कारण लगने वाला वैद्युत क्षेत्र बराबर होगा और उस स्थान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी भी धनावेश को रख दे तो ना वो इधर जाएगा ना वो इधर जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तो हमारा छठा क्वेश्चन है कि 5 गुणे 10 की घात माइनस 4 कूलम आवेश पर Q बराबर 5 गुणे 10 की घात माइनस 4 कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए उस बिंदु पर E बराबर वाट। अब यहां पर कोई आवेश रखा हुआ है, इस पे एक वैद्युत क्षेत्र लगा हुआ है, कोई दूर रखा हुआ आवेश चारों तरफ अपनी क्षेत्र रेखाओं को फैला रखा है और इस पर 2.25 न्यूटन का बल अनुभव किया जा रहा है। और कुल आवेश की मात्रा कितनी है, 5 गुणे 10 की घात माइनस 4 कूलम। तो यहां पे E निकालना है, तो E बराबर होता है F अपान Q। अब F की वैल्यू है 2.25 अपान 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 कूलम। अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 0.45 इंटू 10 टू पावर 4 कूलम, जिसे आप लिख सकते हो 4.5 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो अगला और 7वां क्वेश्चन है हमारा कि किसी वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। तो 7वां क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर यानी Q बराबर 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलम पर उसके भार के बराबर बल कार्य करता है। भार
अर्थात mg। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नीचे की ओर बल जो गुरुत्वाकर्षण के कारण है F बराबर mg है। अब एक इलेक्ट्रॉन है जो नीचे गिरना चाहता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, और ऊपर एक वैद्युत क्षेत्र लगा रखा है हमने, ये इसे ऊपर खींच रहा है। तो यहां पर ये दोनों बल बराबर हो रहे हैं, Fe और Fg, इलेक्ट्रॉनिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थात यहां पर हम लिख सकते हैं कि Fe बराबर Fg। अब Fe को हम जानते हैं, ये होता है Q इंटू E। ठीक है, सॉरी, Q इंटू E, आवेश और वैद्युत क्षेत्र, और इधर Fe जो ये Fg है, Fg जो होगा ये बराबर होगा mg के। तो प्रश्न में कहता है कि वो वैद्युत क्षेत्र कितना है जो इसके भार के बराबर बल इस आवेश पर लगा देता है, और ये आवेश ना नीचे गिरता है ना ऊपर गिरता है। तो E बराबर हो जाएगा mg अपान Q बराबर, अब यहां पर m लेंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10⁻31 किलोग्राम, और g का मान हम सुविधा के लिए 10 ले लेते हैं, और q का मान, अब q आवेश कितना है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, E के बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हो गया 10 9 90, एक जीरो और बढ़ा के नीचे का दशमलव हटा लेंगे, ये 16 हो गया। अब 19 घटेगा, 11 में से 9 जाएगा तो 2 होगा, और 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा, 10⁻12 न्यूटन प्रति कूलम। अब 16 से भाग देंगे, 16 पंचे 80, 10 बचा, जीरो उतारेंगे, 16 छक्का 96, और 16 छक्का 96, 4 बचा, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80 गुणे 10⁻12 न्यूटन प्रति कूलम। अर्थात यह वैद्युत क्षेत्र एक इलेक्ट्रॉन को गुरुत्वाकर्षण जितना नीचे की ओर खींच रहा होगा उतना ही बल लगा करके इसे ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करेगा, और इलेक्ट्रॉन जो है ना नीचे गिरेगा ना ऊपर गिरेगा, बीच में संतुलित हो जाएगा। तो अगला 8वां क्वेश्चन है हमारा कि 20/3 Q1 20/3 × 10⁻19 कूलम तथा -10 × 10⁻19 कूलम के आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर हैं। इनमें से गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो पहला आवेश Q1 बराबर दिया है 20/3 × 10⁻19 कूलम, और दूसरा है Q2 बराबर 10 × 10⁻19 कूलम। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इस तरीके से दो दिए गए हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहां पे ये Q1 है और ये Q2 है। अब इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी बताना है, और इनके बीच की जो दूरी है वो है 0.04 मीटर। अब यहां पर हमें देखिए, एक तो ये 20/3 है, ये छोटा आवेश है, ये बड़ा आवेश है। अब हम यहां पे परिकल्पना करते हैं कि हम यहां पे एक धनावेश को रख देते हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। यहां पर हम इसकी साइन को चेंज करते हैं, ये पॉजिटिव है और ये जो है नेगेटिव है। अब यहां पर ये जो चार्ज है ये ज्यादा बड़ा है, अर्थात ये आसानी से खींचेगा और ये इसे दूर भगाएगा। मतलब बीच में तो आप रख नहीं सकते, बीच में तो शून्य मिलेगा नहीं। अब अगर यहां पर हम धनावेश को रखें तो ये धनावेश कमजोर है, 20/3 है, और ये 10 है, ये लगभग 7 के आसपास है, तो इससे ये कम है। तो इसके धकेलने का बल यहां बहुत कम हो जाएगा और इसके खींचने का बल अभी भी बहुत प्रभावी रहेगा, तो यहां भी शून्य नहीं मिलेगा। अब अगर हम इस ओर आते हैं, यहां पर अपने चार्ज को लाते हैं, एक परीक्षण आवेश को यहां पर हम रखते हैं, इस बिंदु पर हम परीक्षण आवेश को रखते हैं, ये Q0 है हमारा।
तो और धनावेशित है तो ये क्या होगा, इसे प्रतिकर्षित करेगा और नजदीक होने की वजह से प्रतिकर्षण बल काफी ज्यादा होगा, और ये दूर है ये इसे आकर्षित करेगा, लेकिन आकर्षण बल इसका कमजोर होगा, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं होगा क्योंकि इसकी जो आवेश की मात्रा है वो बहुत ज्यादा है, इसकी तुलना में 3 गुना ज्यादा है। अर्थात इस साइड में ऐसा कोई बिंदु प्राप्त होगा जहां इसके कारण आकर्षण बल और इसके कारण प्रतिकर्षण बल बराबर होंगे। तो यहां पर हम इस डिस्टेंस को यक्स मान लेते हैं, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम 0.04 रहने देते हैं। ठीक है, अब हम इसे कहेंगे बिंदु P। तो P पर क्षेत्र Q1 के कारण E1 व Q2 के कारण E2, तब P पर E1 बराबर E2। अभी हमने एक ऐसी सवालें की थी, E1 बराबर E2। तो अब यहां पर E1 निकालेंगे, E1 होगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q1 कितना है यहां पे 20/3 गुणे 10 की घात 19 कूलम बटे r², डिस्टेंस कितनी है x², इक्वल दूसरा कितना है 9 इंटू 10 टू पावर 9 E2 इंटू यहां पे चार्ज कितना है 10 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम अपॉन ये डिस्टेंस क्या हो गई यहां से 0.04 प्लस x का होल स्क्वायर, टोटल डिस्टेंस ले ली, ये दोनों कैंसिल हो गए और यहां पे हो गया 10 दूना 20। ठीक है, 10 टू पावर 19 10 टू पावर 19 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2/3 x² इक्वल यहां पे क्या आया 1/0.04 प्लस x का होल स्क्वायर। अब दोनों ओर हम वर्गमूल ले लेते हैं, तो वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा √2/√3 x इक्वल 1/0.04 प्लस x का होल केवल होल स्क्वायर, तो खत्म हो गया। अब इसका गुणा करते हैं तो 1.414 गुणे 0.04 प्लस 1.414 माइनस इंटू x, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया और इसका इसमें करेंगे तो 1.732x। अब इसको उधर ले जाके घटाओ, 4 से गुणा करो तो ये हुआ 4 चौक 16, 4 एकम 4 1 5, 4 चौक 16, 4 एकम 4 1 5 और 4 अंक पर इसके दशमलव लग जाएगा, और इधर इसको ले जाके घटाएंगे तो 12 में से 4 जाएगा 8, और यहां पर 2 में से 1 गया 1, 7 में से 4 गए 3, 0.318x। देन x इक्वल क्या हो जाएगा 0.5456 बाई 0.318, x इक्वल 545.6 बटे 318। अब अगर इसे हम डिवाइड करते हैं, तो 0.178 मीटर प्राप्त होता है, x इक्वल 0.178 मीटर, और ये डिस्टेंस कहां से आती है 20/3। तो यहां पे आंसर लिखेंगे 20/3 गुणे 10 की घात 19 कूलम से दूर 0.178 मीटर पर। तो इसे इस तरीके से हम करते हैं। अब आइए वैद्युत द्विध्रुव पर आधारित एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव पर आधारित हमारा 9वां क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है, इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो 9वें क्वेश्चन में कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे से 0.53 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण आपको निकालना है P। तो यहां पे Q1 जो है वो 1.6 गुणे 10 की घात 19 कूलम है और ये नेगेटिव है। Q2 जो है वो पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव बन गया, क्योंकि दो समान प्रकृति के और समान मात्रा के आवेश विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से बहुत छोटी दूरी पर हैं, और 2L बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम है, जिसे आप लिख सकते हो 5.3 इंटू 10 टू पावर -11 मीटर। -10 एंगस्ट्रॉम हटाने के लिए और -1 दशमलव हटाने के लिए, इस तरीके से 5.3 गुणे 10 की घात -11 मीटर हो गया। तो P बराबर कोई एक चार्ज होता है इंटू 2L,
तो ये हो गया 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 इंटू 5.3 इंटू 10⁻11 इतना कूलम मीटर। तो ये 16 थी 48, 4 16 पंचे 80, 4 84, 2 अंक पे 0.884 गुणे 10 की घात। अब यहां पर देखो -19 है और ये जो डिस्टेंस है -11 है, तो 19 11 30 कूलम इंटू मीटर। ठीक है, तो आओ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा लास्ट और 10वां क्वेश्चन है जिसमें ये बताते हैं, ये वॉल्यूम का आघूर्ण निकालने की बात हो रही है कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा है और उस पर 6 गुणे 10 की घात -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। अर्थात यहां पर 10वें क्वेश्चन में वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है E बराबर 10 न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम है और ये 30 अंश के कोण पर रखा हुआ है, थीटा बराबर 30 अंश। अर्थात कोई वैद्युत क्षेत्र है, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव इस तरीके से रखा हुआ है, ये जो एंगल यहां पे बन रहा है वो 30 अंश है और उस पर 6 गुणे 10 की घात -24 6 गुणे 10 की घात -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो कह रहा है कि P बताओ कितना होगा। तो हम जानते हैं कि टाउ बराबर PE साइन थीटा होता है या P बराबर टाउ अपान E साइन थीटा। अब यहां पे टाउ की वैल्यू दी गई है 6 गुणे 10 की घात -24 न्यूटन मीटर अपान E की वैल्यू है 10 की घात 5 और इंटू साइन 30 अंश। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, ये हो गया 6 गुणे 10 की घात -24 में 5 जुड़ जाएगा 29 बटे साइन 30 का मान 1/2 न्यूटन मीटर। अब ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा तो P बराबर हमें मिलेगा 6 दूनी 12 गुणे 10 की घात ऋण 29 न्यूटन मीटर, जिसे लिख सकते हैं 1.2 गुणे 10 की घात ऋण 28 न्यूटन इंटू मीटर। तो इस तरीके से इन 10 क्वेश्चनों के साथ 10 न्यूमेरिकल के साथ हमने पूरे न्यूमेरिकल्स को कवर करने की कोशिश की है और पूरे चैप्टर को हमने अच्छे तरीके से विश्लेषित किया है। तो बेटा आपके फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली गॉस प्रमेय का नेक्स्ट वीडियो हमारा गॉस प्रमेय पर होगा। कल हम मैथ्स का वीडियो आपको देंगे और मैथ्स का हम रैखिक प्रोग्रामन का पहला वीडियो आपको कल देंगे, जिसमें चूंकि मैथ्स के टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं नहीं भी हैं, लेकिन फिजिक्स के टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं। हम सबसे पहले आपको गॉस प्रमेय ही देते, लेकिन इसकी वजह यह है कि पहले थोड़ा स्थिर वैद्युत को आप समझ लें, फिर गॉस प्रमेय में प्रवेश करते हैं। तो कल मिलते हैं मैथ्स के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।